Good morning, everyone. Good morning, sir. अभी एक दो बच्चे गायब हैं, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ था वो था हमारा एनपीओ। एनपीओ में मैंने अब तक आप लोगों के साथ छोटे छोटे टॉपिक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एनपीओ का बड़ा टॉपिक, यानी प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बाय एन एनपीओ। एक एनपीओ अकाउंट्स बनाती है, और एनपीओ कौन कौन से अकाउंट्स बनाती हैं? बेसिकली एनपीओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। दूसरा जो हमारे पास चलता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट होती है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं, वो होती है बैलेंस शीट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्किंग नोट की, तो हमारे इस चैप्टर में कुछ वर्किंग नोट कवर होते हैं। जैसे सबसे पहले एक वर्किंग नोट हमारे पास चलता रहेगा, जो पहले से भी हमने किया। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वर्किंग नोट मेरे पास चलता रहेगा। दूसरा कंजम्पशन का वर्किंग नोट आएगा, लेकिन कंजम्पशन का वर्किंग नोट बेसिकली कब आएगा? इफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इज गिवन। किसी भी आइटम का अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो आप कंजम्पशन कैलकुलेट करते हो, अदरवाइज कंजम्पशन कैलकुलेट नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाते थे। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या कैलकुलेट करते थे हम, बताइए मुझे। कैपिटल शेयर। जी बिल्कुल, हम लोग कैलकुलेट करते थे कैपिटल फंड, यानी एक तरीके से एनपीओ की ओपनिंग कैपिटल, जिसे हम लोग कैपिटल फंड बोलते हैं। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ क्वेश्चन देखूंगा, और मैं क्वेश्चन देख रहा हूं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepared from cash book of Gymkhana Club, prepare income and expenditure account for the year ended on 31st December 2006. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसमें कुछ खर्चे हैं। जैसे मैं पेमेंट की बात करूं, मेरा जनरल एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस। फर्नीचर खरीदना कोई खर्चा नहीं है, फर्नीचर आपका एसेट हो जाता है, ये आपका एसेट हो जाता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। रेंट एंड टैक्सेस ठीक है, हमारा एक्सपेंस है। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होगा, लेकिन अगर स्टेशनरी का नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होगा तो फिर इसकी कंजम्पशन निकलेगी। बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश का आ गया। इधर कैश का ओपनिंग बैलेंस 480, रिसिप्ट साइड एनुअल सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। एंट्रेंस फी कुछ नहीं लिखा होगा तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसिप्ट्स। अब कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹120 इज आउटस्टैंडिंग, मैंने एनुअल सब्सक्रिप्शन पे एक निशान लगा लिया। जनरल एक्सपेंस ₹45 इज आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस ₹80 आउटस्टैंडिंग।
तो जनरल एक्सपेंस और वेजेस पे भी मैंने मार्क कर लिया, इन पे भी कुछ एडजस्टमेंट है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है स्टेशनरी का, तो अगर किसी आइटम का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो आप उसकी कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे। फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है 50 रुपीज से। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज होगी, उसने खुद ही बता दिया। हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कंसिडर रेवेन्यू। ये मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया हुआ था, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। एंट्रेंस फी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी लाइबिलिटी साइड। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है, लेकिन वो तब है जब कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी दोनों पे हमारा जो है कुछ इंफॉर्मेशन है या एडजस्टमेंट है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जो रिसीव हुआ वो 57 है, और उसके अलावा भी आपका एक्रूड है कितना, 19 रुपीज। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2006। तो एक सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद आ जाए कि एनपीओ में आप लोग क्या पढ़कर आए हो। आंसर नंबर 14 हम लोग सबसे पहले बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जिमखाना क्लब for the year ended 31st December 2006. डेबिट साइड खर्चा आएगा, क्रेडिट साइड आपकी इनकम आएगी, बहुत बड़े की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। इसके अलावा या इसके बाद बैलेंस शीट ऑफ जिमखाना क्लब एज ऑन 31st December 2006। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास वर्किंग नोट आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं बताता रहूंगा। ये जो मैं फुल फ्लैश लिख रहा हूं, ये आप भी समझेंगे कि मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, एक दो क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा लिखने की, बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम कर रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से पूरा लिखेंगे। अब मैं स्टार्टिंग करता हूं पेमेंट साइड से, और जैसे जैसे आइटम आएगा मैं उसका डबल इफेक्ट करता चलूंगा। जो भी आइटम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है उसका तो सिंगल इफेक्ट होता है, लेकिन हाँ जो एडजस्टमेंट में गिवन है उसका डबल इफेक्ट आप करेंगे। अब मैं जनरल एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ।
तो जनरल एक्सपेंस आ गया आपके पास 216, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट नजर आ रही है क्या कि 45 का जनरल एडजस्टमेंट जो है वो जनरल एक्सपेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो मैं एक्सपेंडिचर में लिखूंगा टू जनरल एक्सपेंस 216 रुपए। क्या करेंगे सर आउटस्टैंडिंग को? ऐड आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड कर देते थे, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग क्या माना जाएगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग माना जाएगा 45। आप इसका टोटल करेंगे 261, और कहाँ जाएगा ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर? लाइबिलिटी साइड। आपकी करंट ईयर की लायबिलिटी साइड। भाई आपका कोई भी खर्चा जो पे करना बाकी है वो आपकी लायबिलिटी बनती है। आपका कोई भी खर्चा जो पे करना बाकी है वो आपकी लायबिलिटी बनती है। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 45 आ गया। इसके बाद कहता है अगला आइटम क्या है मेरे पास? सैलरी एंड वेजेस 220, और उस पर एडजस्टमेंट है कि 80 आउटस्टैंडिंग है। मेरा एक्सपेंस ही है टू सैलरी एंड वेजेस 220, अगेन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 80, 300 रुपये यहाँ आ गया, और ये 80 भी आपका खर्चा है जो पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 80। ये दोनों आइटम मेरे हो गए। अब आता है फर्नीचर एसेट। तो फर्नीचर एसेट अगर पेमेंट साइड आ रहा है तो इसका मतलब मैंने उसको इस ईयर में परचेज किया है। तो मैंने 320 का फर्नीचर परचेज किया, तो 320 का फर्नीचर मेरा कहाँ चला जाएगा? क्या वो मेरा एक्सपेंडिचर में आएगा या इनकम में आएगा? एसेट साइड। फर्नीचर आपका एसेट है, तो फर्नीचर को आप अपना एसेट बनाओगे 320 से, और इस पे एडजस्टमेंट कहती है कि आपकी डेप्रिशिएट होगा फर्नीचर 50 रुपीज से। तो मैं 50 रुपए से इसको माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन के नाम से 270 आ गया। और डेप्रिसिएशन का सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपेंडिचर। आपका एक्सपेंडिचर होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50 रुपीज। इसके बाद आता है रेंट एंड टैक्सेस। देखिए उसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब पूरा रेंट एंड टैक्सेस को एज इट इज उठाकर अपना एक्सपेंडिचर बना लेंगे 224 से, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद स्टेशनरी पर एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट भी अच्छी खासी है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मैं वर्किंग नोट में आऊंगा, वर्किंग नोट नंबर 1। कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी की कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम। फॉर्मूला आपको याद है, ओपनिंग स्टॉक प्लस पेड या परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आपको नीचे गिवन है 200, क्लोजिंग स्टॉक 75। 75 माइनस हो जाएगा। पेड या परचेजेस आप ऊपर वाले को उठाएंगे, यानी ये कितना बचा? ये 175। हाँ सर। 175 की आपकी कंजम्पशन आ गई। कंजम्पशन यानी आपका खर्चा टू
कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी 175। ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? कौन सी? ओपनिंग बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वर्किंग नोट में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट मेरी बनेगी कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2006। आप 31 दिसंबर 2005 भी लिख सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। अब वैसे आपका जो ये ईयर चल रहा है वो यही चल रहा है, 1 जनवरी 2006 से लेके 31 दिसंबर 2006। लेकिन अगर मैं 1 जनवरी 2006 लिख रहा हूं तो वो प्रीवियस ईयर ही माना जाएगा। करंट ईयर का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो प्रीवियस ईयर का ही बैलेंस माना जाता है। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। अब ये आपका स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा स्टेशनरी 75। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया 75। ठीक है जी, ये भी हो गया मेरे पास। अब आ जाओ बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी किस चीज का बैलेंस सीडी है? करंट ईयर का। कैश। करंट ईयर का तो है। आइटम क्या है ये? कैश। कैश या बैंक कैश ही मान लीजिए आप। तो कहाँ जाएगा ये क्लोजिंग बैलेंस? अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस है तो खर्चा या इनकम? एसेट। एसेट, यस। तो आपके कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 787। ये मैंने अपनी पेमेंट साइड पूरी कर ली, और जो जो एडजस्टमेंट हो चुकी है उनको भी मार्क कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ डेबिट साइड यानी रिसिप्ट वाली साइड पर, और पहला आइटम है मेरे पास कैश का बैलेंस। तो ये कौन सा बैलेंस है आपका? ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो मैंने पिछले साल वाली बैलेंस शीट बनाई है उसमें एसेट बन जाएगा 480। एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन जो है ये क्या है? ये वो है जो आपको टोटल रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर। कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट के नाम पर सब्सक्रिप्शन में, तो मैं जबरदस्ती सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाऊंगा। सब्सक्रिप्शन 652 आपको रिसीव हुआ। एडजस्टमेंट ये कहती है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन 120 रुपए आउटस्टैंडिंग है। एनुअल सब्सक्रिप्शन 120 रुपए आउटस्टैंडिंग है। एनुअल सब्सक्रिप्शन 120 रुपए आउटस्टैंडिंग है। अगर एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग गिवन है तो वो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आपका ऐड होगा हमेशा। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर माइनस होगा हमेशा। 6 और 1 7, 772 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या बनेगा आपका? कहाँ जाएगा? एसेट साइड। लाइबिलिटी नहीं है ये तो हमें मिलता है ना सर। गुड। जो एक बिल्कुल, जो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, कोई भी इनकम जो मिलनी बाकी है वो आपकी एसेट होती है, वो आपका एसेट बनेगी। कोई भी इनकम जो मिलनी बाकी है, ध्यान रखना, अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट, और सब्सक्रिप्शन तो मेन इनकम है एनपीओ की। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी के लिए क्या बोला गया था आपको? लाइफ मेंबरशिप फी के लिए बोला गया था कि इसको कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज का मतलब लाइबिलिटी में शो कर दो। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो आपको ड्यूरिंग द ईयर मिली है वो आपकी इनकम नहीं बनेगी, वो बनेगी आपकी लाइबिलिटी।
एंट्रेंस फीस पर भी एडजस्टमेंट है। हाफ एंट्रेंस फी को रेवेन्यू कंसीडर करो, इसका मतलब बाकी हाफ को लाइबिलिटी कंसीडर करो। तो टोटल है कितना आपका 496 का हाफ कर लो 248। तो 248 की मेरी इनकम एंड 248 की मेरे लाइबिलिटी। अच्छा यहाँ बाय आना था सब्सक्रिप्शन के आगे, मैं भूल गया। बाय एंट्रेंस फीस 248। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुआ 57, बट मिलने के बावजूद भी 19 रुपए अभी मिलना बाकी है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 57, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 57, और कितना मिलना बाकी है 19 रुपीज। और जो मिलना बाकी है वो आपका एसेट भी बनेगा। इसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट्स पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपकी सिंपल इनकम मानी जाएगी। बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स 32। सारा पूरा हो चुका है मेरा। बोलिए बोलिए। सर अगर फर्नीचर रिसिप्ट साइड लिखा होता तो फिर क्या होता? सर फिर वो सेल होती, फिर वो आपकी कोई ना कोई फर्नीचर की नीचे भी वैल्यू गिवन होती, उसमें से माइनस हो जाता। आएंगे सर आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। सर मान लीजिए कि परचेजेस, अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते तो वो परचेजेस हो जाता एक साइड एसेट। सर आपने पूछा है, मैं बता रहा हूँ। वैसे इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं एंटरटेन नहीं करूंगा मानने वाले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें सब कुछ माना गया है आगे भी। अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते, पेमेंट साइड गिवन होता, तो वो हमारा एसेट बन जाता। ठीक है। अभी आपको बच्चे फोकस करना है, जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें कोई डाउट होगा तो बताएं बस, क्योंकि अब आगे आगे जाओगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ माइनस, मैंने ये इधर का टोटल किया क्रेडिट का 261 माइनस कर रहा हूँ, 300 माइनस कर रहा हूँ, 50 माइनस कर रहा हूँ, 224 माइनस कर रहा हूँ, 175 माइनस कर रहा हूँ। तो 118 का मेरा प्रॉफिट आया। क्या कहते थे हम इस प्रॉफिट को? सरप्लस। सरप्लस। जी। दूसरा नाम क्या होता था इसका? एक्सेस। यस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, कई बार वो आपसे ये कैलकुलेट करने को कहता है, आपको पता ही नहीं होता। एक सेकंड रुकना। अब ये वाली जो आपकी क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट है, यहां पर आता है कैपिटल फंड। ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को अगर हम बंद करते हैं
680 अगर लाइबिलिटी साइड कुछ होता तो वो माइनस होता, लेकिन अभी कुछ है नहीं, तो पूरा यही आपका कैपिटल फंड बन गया बैलेंसिंग फिगर 680। इस 680 में आप ऐड करेंगे सरप्लस 118,798। अब आप इसका टोटल करेंगे और देखेंगे कि मैच होता है या कुछ एरर मिलता है। 1271 आ रहा है, उधर का भी यही आना चाहिए। ठीक है जी, सबको साथ के साथ डबल इफेक्ट देते चलेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि मैच नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए, वरना प्लीज नोट कर लीजिए एक बार। आंसर नंबर 14 है। सर थोड़ा सा ऊपर करना है, ऊपर का सर, ऊपर। हाँ बस। सर हाँ जी, सर फर्नीचर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में शो नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर जो है ना वो आपने इसी साल पेमेंट करके परचेज किया है। अगर वो नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होता तो फिर वो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में भी जाता। ओके सर। सर एडजस्टमेंट में कैसे गिवन होता? हाँ जी, सर एडजस्टमेंट में कैसे गिवन होता? फर्नीचर बैलेंस एज ऑन दिस डेट इज दिस, इस तरीके से। ओके सर। सर एक बार इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बता दीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको रिसिप्ट साइड गिवन है, एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिसिप्ट साइड गिवन है, तो यानी वो इंटरेस्ट है जो आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब इंटरेस्ट मिलना आपकी रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको रेगुलर मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उस पर मिलता होगा, या हो सकता है बैंक के बैलेंस पे मिल रहा हो, कहीं से भी मिल रहा हो। अब नीचे दिया हुआ है कि उसके बावजूद भी 19 रुपीज एक्रूड है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग अगर वो करंट ईयर का है तो भले ही वो ना मिला हो, लेकिन हमारा एक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो हमारी इनकम बनता है। तो जो ऊपर है वो प्लस जो एक्रूड हुआ यानी जो मिलना बाकी है, वो दोनों मिलाकर 76 की मेरी इनकम बन गई। 76 की मेरी इनकम बन गई, और 19 रुपीज जो मिलना बाकी है वो मेरा एसेट भी बन गया, तो वो बैलेंस शीट में एसेट में चला गया। ओके सर। सर अगर वो क्वेश्चन में कह देते कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ फिर तो हम बना देते, अगर उन्होंने नहीं कहा तो वर्किंग नोट में बना ले हाँ जी कैपिटल सर, फंड के लिए। सर ये तो हमेशा वर्किंग नोट में बनती है ना? कई बार अगर उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर आ गई है तो फिर वो आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, उसको मेन में रखना पड़ेगा। ओके सर। सर अब थोड़ा नीचे कर दीजिए।
सर नीचे करना। हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। डन सर। सबका हो गया? यस सर। हाँ यस सर। सर। Yes, sir. चलो जी, आगे देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। और 14 मैंने किया आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखना। Following is the receipt and payment account of Gandhi Club, Modinagar for the year ended 31st December 2006. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का ये मिला, करंट ईयर का ये मिला, नेक्स्ट ईयर का ये मिला। ये आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला। डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एंटरटेनमेंट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, न्यूज़पेपर, क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो, जो आप पूछ रहे थे कि फर्नीचर एडजस्टमेंट में कैसे गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा। 1 जनवरी 2006 यानी प्रीवियस ईयर के एसेट एंड लायबिलिटीज आपको गिवन है। बिल्डिंग 8000, फर्नीचर 2700, क्रेडिटर 2000। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस आपको गिवन है, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। एसेट एसेट साइड, लायबिलिटी लायबिलिटी साइड। टोटल मेंबर 250, ईच पे ₹10 एज एंट्रेंस फीस। अगर इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है ना आपके पास, देखो इस चीज का ध्यान रखना, तो ये एंट्रेंस फीस नहीं मानी जाएगी, ये सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। भले ही वो एंट्रेंस फीस लिखा है, लेकिन आप इसको इस पे एडजस्ट नहीं करोगे, आप इसको सब्सक्रिप्शन पे ही एडजस्ट करोगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी अगर मेंबर्स ₹10 यानी ऐसी लाइन नजर आ रही है, तो भले ही उसके आगे कुछ भी लिखा हो, बट वो है आपका सब्सक्रिप्शन ही। एंट्रेंस फीस का उससे कोई लेना देना नहीं है। सर आज तो फिर पूरी सब्सक्रिप्शन ही दे रखी है। क्या दे रखी है? सब्सक्रिप्शन ही दे रखी अगर सब्सक्रिप्शन अलग से दे रखी है नीचे एडजस्टमेंट में, फिर हम ले जाएंगे उसको एंट्रेंस फीस में। लेकिन कहाँ दिख रही है आपको नीचे सब्सक्रिप्शन अलग से? सर ये 250 into 10 टोटल।
हाँ सर, यही तो, इसी की तो बात कर रहा हूं मैं। नहीं समझा मैं, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर ऐसे सर पूरी सब्सक्रिप्शन ही साथ दे रखी है ना, फिर एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा सब्सक्रिप्शन की। अगर आपको सिर्फ ये लाइन गिवन है, नीचे सब्सक्रिप्शन की कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो ये लाइन हमेशा सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट बनेगी, भले ही उसके आगे एंट्रेंस फीस लिखा हो या खाली फीस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। लेकिन अगर ये लाइन गिवन होती और नीचे कहीं पर सब्सक्रिप्शन गिवन होता कुछ एडजस्टमेंट, तो फिर मैं दोनों की एडजस्टमेंट अलग अलग लेके चलता। ओके सर। ये एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 मंथ इज एक्रूड। ये पूरा नहीं है, पूरा कर लेना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6% के हिसाब से 3 महीने का एक्रूड है, ये आपको निकालना पड़ेगा। हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस का आधा अमाउंट जो है कैपिटलाइज करना है। सैलरी जो आपने पे की है वो पे की है अप टू 31 अक्टूबर 2006 ओनली। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट हो गई, सैलरी पे हो गई, एंट्रेंस फीस पे हो गई। फिर कहता है डेप्रिशिएट करो फर्नीचर को इंक्लूडिंग परचेजेस। दो फर्नीचर है, एक तो ये फर्नीचर है, एक यहां पर भी फर्नीचर है, दोनों को मिलाकर उस पर डेप्रिशिएट करो 10% के अकॉर्डिंग। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2006 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। आंसर नंबर 15। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गांधी क्लब for the year ended 31st December 2006. Expenditure amount, सर कल का टेस्ट कैसा था? मैंने बताया था बच्चों, टेस्ट तो कम से कम 2-3 दिन लगेंगे चेक होने में। कोई भी टेस्ट आप दोगे कम से कम 2 से 3 दिन बाद। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट ऑफ गांधी क्लब एज ऑन 31st December 2006। liability amount, asset amount, working note, balance sheet as on 1st January 2006। liability amount, asset amount। एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले सैलरीज, आपका खर्चा, टू सैलरीज 1400, और सैलरी के ऊपर बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है।
एडजस्टमेंट कहता है सैलरी हैज बीन पेड अप टू 31 अक्टूबर। अब क्या मतलब हुआ इसका? सर 6 महीने की सैलरी नवंबर दिसंबर की नहीं पे करी है। आपने सिर्फ 8 महीने की सैलरी पे की है, 8 की सॉरी 10 की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर दिसंबर की सैलरी पे नहीं की, तो नवंबर दिसंबर की सैलरी जो पे नहीं हुई वो आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, कैसे निकालोगे? 280। आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे निकालोगे, मुझे बताओ अमाउंट। डिवाइड कर देंगे सर कितने मंथ्स की पे की हुई है। अमाउंट बताइए मुझे, ये अमाउंट बताइए मुझे कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी का। सर 280 शायद। 280 बिल्कुल ठीक जवाब है। आपने पे किया 1400। ये 1400 कितने मंथ्स का है? 10 मंथ्स का है। 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग 280। तो 280 मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो मुझे पे करनी थी लेकिन पे नहीं हुई। तो ये हो गया आपका 1680, और 280 जो आउटस्टैंडिंग है वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिएगा। एडवर्टीजमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, तो सीधा आपका एक्सपेंस बन गया 750 टू एडवर्टीजमेंट 750। फर्नीचर देख लो भाई, फर्नीचर। अब एक आपको फर्नीचर पहले से गिवन है 2700, तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहां पे लिखूंगा ओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में कि भाई पहले से फर्नीचर है 2700, ऐड करूंगा जो मैंने परचेज किया, और मैंने परचेज किया 1300, तो मेरे पास जो टोटल आ गया फर्नीचर वो 4000 आ गया। और उसने बोला है कि जो भी आपका टोटल फर्नीचर है उस पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे 10%, 400, तो ये आएगा आपके पास 3600। और 400 का जो आपका डेप्रीशिएशन है वो चला गया यहाँ पर, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। एक हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है, उसमें भी मैं शो कर दूंगा फर्नीचर को 2700 जो ओपनिंग था। लगे हाथ में सभी को डाल रहा हूं। बिल्डिंग 8000, ओपनिंग बिल्डिंग थी 8000। सर ये तो आप आगे पीछे लिख रहे हो, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्रेडिटर 2000, आपकी लाइबिलिटी आ गई 2000। क्रेडिटर 2000। क्लियर है? अभी बाकियों का जैसा यूज होगा वैसे कर लेंगे हम। तो ये मेरा फर्नीचर हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेरा क्या बनेगा? अच्छा। देखो ये वही डाउट आ रहे हैं ना जो आप लोगों ने पूछे थे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डाउट आगे सारे कवर हो जाते हैं, बहुत क्वेश्चन हैं। असेट। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट आपने अगर किया है तो वो आपका एसेट है, क्योंकि आपके करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है, तो वो करंट ईयर का आइटम बनेगा। प्रीवियस ईयर का आइटम तभी बनेगा जब वो बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा। न्यूज़पेपर 50 रुपीज। न्यूज़पेपर अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है। ये क्या है सर, ये क्या है? सर ये करंट ईयर के क्रेडिटर्स हैं। आप बताओ सर ये क्या सर है, इनकी मैंने पूछा। पेमेंट कर दी है। क्रेडिटर्स की पेमेंट की है आपने, है ना? सर इनकी भाई पेमेंट साइड अगर क्रेडिटर गिवन है, या मैं कह रहा हूँ पेमेंट साइड पे अगर क्रेडिटर का नाम गिवन है, तो इसका मतलब ये कोई क्रेडिटर थे जिन क्रेडिटर की मैंने पेमेंट कर दी। और मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया तो देखा ये तो पिछले साल के क्रेडिटर थे, ये तो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर थे।
कितने 2000। बच्चे करंट ईयर के क्रेडिटर तो नहीं हो सकते ना, करंट ईयर तो भी आपका ये चल ही रहा है, ये हाँ, रिसिप्ट एंड, समझ गए, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो आपका करंट ईयर का ही है। करंट ईयर के अगर आपको पेमेंट करोगे तो वो तो उसके नाम से आएगी, आप जिस चीज की पेमेंट करोगे क्रेडिटर के नाम से तभी आएगी अगर वो क्रेडिटर पिछले साल के है। तो ये क्रेडिटर पिछले साल के थे 2000, इनकी आपने पेमेंट कर दी, ना ये खर्चा बनेगा ना इनकम बनेगी, ये तो आप अपनी लायबिलिटी आएगी ना जब आपकी, तो आप 2000 प्रीवियस बैलेंस दिखाओगे और फिर लिखोगे पेड 2000, और अब आपके क्रेडिटर क्या रह गए, 0 रह गए। बताओ भाई समझ आया कि नहीं? सर सर, इसे कैश से माइनस नहीं कर सकते, कैश से? बच्चे ये आपने कैश में माइनस किया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज योर कैश अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस था कैश का, ये सब आया, ये सब गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैश का। तो सर, कैश अगर से हम तो माइनस हो ही चुका है, एक इम्पैक्ट तो आ ही चुका है वो कैश वाला। तो ये कुछ ओके सर। अगर हम पहले एडजस्टमेंट देख लें तो इसे नोट ही ना करें। हाँ सर चलेगा, अगर आप इसको मतलब यहाँ पे नोट नहीं करना चाहते तो चलेगा। पीछे भी ना करें सर, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस नहीं शीट में नहीं नहीं करना सर, बट प्रीवियस ईयर हाँ, तो जब आपने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाई होगी तब तो ये आपकी तो लायबिलिटी थी ना, हाँ समझ गया। वरना आपका कैपिटल फंड गलत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये पे वाली हाँ एडजस्टमेंट आपकी ऑप्शनल है, आपको करनी है करो, नहीं करनी मत करो। ठीक है सर। और बताइए भाई, कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में? अच्छा पॉइंट है, चलो। नो सर, क्लियर है। अब आपको इसके बाद कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 2845, तो ये तो आपका एसेट है। कैश यहाँ तक हो गया मेरा, ये पूरा हो गया पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड आता हूँ, तो सबसे पहले बैंक बैलेंस बीडी 1500 रुपये, ये मैंने गलत डाल दिया ना, यहाँ तो ओपनिंग वाला आएगा। यहाँ पर आएगा कैश, यहाँ पे आएगा कैश 2845। आगे बढ़ते हैं, अब सब्सक्रिप्शन देख लो जी, सब्सक्रिप्शन देख लो। मैं आपके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars amount by receipt and payment account। टोटल कितना मिला 14, 21 एंड 12, कितना हो जाएगा 7400, नहीं 7400 कैसे हो जाएगा, 4700। 4700। 4700। यहां पर एक आता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, एक आता है एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, एक आता है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, एक आता है एडवांस फॉर करंट ईयर। अब ये जो एडवांस फॉर करंट ईयर है ये तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1200। बाकी मैं यहाँ नीचे दिखाता हूँ भाई ड्यू कितना होगा, जितने मेरे मेंबर्स होंगे और हर मेंबर जो पे कर रहा होगा 250 × 10,
तो 2500 रुपये मेरा ड्यू होगा। उस 2500 में से मुझे मिला कितना, 2100 400 रुपये मेरा आउटस्टैंडिंग आ गया, ये आपका रिसीव्ड है। और ये 400 जो आपका आउटस्टैंडिंग आया वो आपका करंट ईयर का हो गया। प्रीवियस ईयर का नीचे एडजस्टमेंट में कुछ गिवन नहीं है कि पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, तो हम लोग कहेंगे भाई जितना हमें पिछले साल का मिला है 1400 वही हमारा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा। 5100 माइनस 1400 माइनस 1200, तो 2500 मेरी इनकम बनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 1400, ये पॉइंट बता दो। सर मोस्टली हमने देखा था नीचे ना एडजस्टमेंट में गिवन होता था कि भाई आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट लिखी है तो चलेगा कभी, मतलब जैसे मोस्टली करके आप डायरेक्ट। मोस्टली हमारे पास ना एडजस्टमेंट में नीचे गिवन होता था कि भाई इतना हमारा आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, हम वो लिखते थे वहां पर। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो फिर आपका जो पिछले साल का मिला ना आपको 1400 वही आप एज्यूम करोगे कि वही आउटस्टैंडिंग था, उससे ना ज्यादा था ना कम था, वही आउटस्टैंडिंग था, वही रिसीव हो गया। तो इसीलिए हमने उसी को यहाँ पे अपना आउटस्टैंडिंग वो प्रीवियस ईयर लिख दिया। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाना चाहते डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मान लीजिए अगर किसी और क्वेश्चन में भी नीचे ना आगे बनो तो जितना मिला हो उसे एज्यूम करके हाँ लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपका, अब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा, जो ये मेरे 2500 इनकम बनी वो मेरी इनकम में चली गई, बाय सब्सक्रिप्शन ये मेरी इनकम हो गई। जो मेरा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1400 वो प्रीवियस ईयर की एसेट, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 400 वो करंट ईयर का एसेट, और जो इनकम आपको एडवांस में मिलती है, ये वाले की बात कर रहा हूँ, जो इनकम आपको एडवांस में मिलती है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। और क्योंकि करंट ईयर की है तो ये आपकी करंट ईयर की लाइबिलिटी हो गई 1200 रुपए। इस तरीके से मेरा पूरा सब्सक्रिप्शन कवर हो गया। कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। सर एक बार पोस्टिंग दोबारा से बता दीजिए। जी, सब्सक्रिप्शन क्या है मेरी, इनकम। इसमें अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरा क्या बनेगा, एसेट। और अगर वो प्रीवियस ईयर का है तो वो प्रीवियस ईयर का एसेट बनेगा, ये रहा। इसी तरीके से ये एसेट है लेकिन ये करंट ईयर का एसेट है, तो ये 400 रुपए करंट ईयर का एसेट बनेगा। और अगर कोई इनकम आपको एडवांस में मिलती है तो वो होती है लाइबिलिटी, करंट ईयर की है तो करंट ईयर की लाइबिलिटी, ये रही। अगर यहां पर कुछ होता है तो ये प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी बन जाती है। बताइए जी। ठीक है सर। ये मेरा सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन जो मुझे मिली वो है 1460, डोनेशन जो मुझे मिली वो है 1460, 1460 रुपए। डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो डोनेशन आपकी इनकम बन जाएगी, जनरल डोनेशन आपकी इनकम बन जाएगी, बाय डोनेशन 1460। एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
हाँ जी, कहाँ थे? तो डोनेशन हो गया। एंट्रेंस फीस क्या कह रहा था वो, ये मैं कर चुका हूँ। एंट्रेंस फीस तो सेम वही बात, हाफ एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर दो। 1540 का हाफ, 770 आपकी इनकम बनेगी और 770 आपकी लायबिलिटी बनेगी। बाय एंट्रेंस फीस 770, एंट्रेंस फीस 770। ठीक है जी। एंटरटेनमेंट प्रॉफिट आपकी इनकम हो गई बाय एंटरटेनमेंट प्रॉफिट 600, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45 आपकी इनकम है और उस पर एडजस्टमेंट भी है, इसीलिए मैं पहले मार्क लगा लेता हूं ताकि मार्क को देखते मैं समझ जाऊं कि कुछ तो गड़बड़ है। डेप्रिसिएशन में लगा चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6% 3 महीने का एक्रूड है, ऐड करेंगे इसमें एक्रूड। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे पास, 1500 रुपए, ये रही। इस 1500 का 6% 3 महीने का। अब तो बढ़िया बात है, आप लोगों के पास कैलकुलेटर आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है कि गलत होगा कि ठीक होगा। 22.5 आ रहा है, मैं उसको 23 कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, 68। और ये जो एक्रूड है ये आपका एसेट बनेगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 23। बताइए भाई, कोई डाउट? शायद सारी हो चुकी हैं, लग तो रहा है कि सारी हो चुकी हैं। तो मैं इनकम निकालता हूं पहले, 2500, 1460, 770, 5398, माइनस 1680, 750, 450। तो 2518 मेरा क्या आ गया, सरप्लस आ गया। इधर आते हैं हम लोग, कैपिटल फंड, उसमें ऐड करेंगे सरप्लस 2518। अब सरप्लस निकालते हैं जरा, 2700, 8000, 1500, 1400, 13600, माइनस 2000, 11600 आपका कैपिटल फंड आ गया, बैलेंसिंग फिगर। बस 2518, 14118 प्लस 280, 1200, 770, 16368, माइनस 3600, 1500,
2845 423। 8000 का कुछ आइटम रह गया। अब आप ढूंढोगे तो आप पाओगे बिल्डिंग है, तो इसका मतलब आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग थी, वो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं की। तो जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे आपका आंसर मैच हो जाएगा। नोट कीजिएगा प्लीज। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है। पहले ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसी तरीके से नोट करना, फिर नीचे बाद में दिखाऊंगा। ये म्यूट करो यार, क्या करते हो आप? सर हाँ जी बोलिए। कैपिटल फंड में ओनली सरप्लस ऐड होगा अगर कोई और आइटम हो जो ऐड नहीं होने वाली हो? नहीं, खाली सरप्लस होगा सर, बाकी सब हम लायबिलिटी साइड लिख देते हैं। ठीक है। अब इसको रहने दो, अब ऐसे ही करना। लीजिए सर, आंसर नंबर 15।
हो गया? नो सर। हाँ सर। डन सर। ठीक है जी। ये भी हो गया, करना है अभी वर्किंग नोट? सर करना है ये भी। करो करो। हो गया क्या? सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है जी। चलो अभी मैं 2 ही करा रहा हूँ आज, और कराऊंगा तो आधा पौना घंटा चाहिए कम से कम। आप के साथ मैंने शायद क्वेश्चन शेयर किए थे ना इसके प्रैक्टिस वाले। यस सर। ठीक है, उसी में से देता हूँ मैं, 1 सेकंड रुको। ये आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है मैंने, ग्रुप में है। सर ये चैप्टर कितना बचा है? अभी तो स्टार्ट हुआ है, 3-4 क्लासेस लगाएंगे हम इस पे, बाकी आपके ऊपर है। जैसे मैं जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ उसको करना, आंसर आएगा आपका तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आपको आ रहा है। अगर नहीं आएगा आंसर तो फिर मुझे चैप्टर खींचना भी पड़ेगा आगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है, डिपेंड आप पे करेगा। मार्क कर लीजिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 22। एंड क्वेश्चन नंबर 24, 22 सॉरी, एंड 23। ये 2 क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करेंगे आज एज होमवर्क, और ये अलग से मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है एनपीओ के एडिशनल क्वेश्चंस के नाम से, वो हैं 22 एंड 23।
इसको ट्राई करना, देखते हैं आपका आंसर आता है कि नहीं। आंसर्स गिवन है इसमें नीचे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।